हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9वें स्थान पर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के कितने एरिया में टॉय सिटी बनाने का फैसला लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 एकड़ के एरिया में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको केवल अक्टूबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बरेली में कितने लीटर वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 48 लाख लीटर वाले। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अमित रंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदि गुरु शंकराचार्य का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के निम्न में से किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन ब्रावो ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय गधा मेला का आयोजन हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट में। गधा मेला की शुरुआत चित्रकूट में मुगल काल में हुई थी। इसे औरंगजेब ने शुरू कराया था। कहा जाता है कि एक बार शासक औरंगजेब के सैन्य बल में घोड़ों की कमी हो गई थी, जिसको पूरा करने के लिए यहाँ गधा मेला लगाया गया था। इस बार मंदाकिनी नदी के तट पर विशाल गधा मेला का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये जो गधा मेला है ये काफी ज्यादा प्राचीन है और इसकी शुरुआत किस शासक ने की थी, तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब ने इस गधा मेला की शुरुआत की थी। और ये जो गधा मेला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गधा मेला माना जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि इस बार ये जो गधा मेला ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो मंदाकिनी नदी के तट पर इस विशाल गधा मेला का आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना है चित्रकूट में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में पहले इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन कब होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2021 में। बनारस में पहली बार 15 से नवंबर तक आयोजित होने वाला एग्रो प्रोडक्ट इंटरनेशनल फूड फेयर अब दिसंबर में होगा। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो बनारस में ये इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन है वो 15 से 17 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और अब ये दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TAFC में आयोजित होने वाली इस फेयर में देश विदेश से लगभग 8000 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।
इसमें जापान, अमेरिका, मैक्सिको, अरब समेत 20 देशों के खाद्य कारोबारी व पर्यटक शामिल होंगे। अपनी तरह का अनूठा फेस्टिवल दिल्ली से बाहर पहली बार आयोजित हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो बनारस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो इंटरनेशनल फूड फेयर है ये अब दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान में तालिबान ने मंगलवार को विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिससे पहले से ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था में बड़ी समस्या की आशंका है। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करती है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? तो काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। और अफगानिस्तान का भी नाम बदला गया और उसका नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इसका नया नाम है। और अफगानिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने? तो आपको ध्यान रखना है ये तालिबान समूह के हैं। और क्या नाम है इनका? हसन अखुंद। ये अफगानिस्तान या इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ध्यान रखना है अब्दुल गनी बरादर, ये उप प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखना है अफगानी अफगानिस्तान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी ने संयुक्त राज्य के सांसदों की सहमति के साथ देश में दिवाली के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाले विधेयक को पारित किया। अमेरिका के सांसद के प्रतिनिधि मंडल ने दिवाली दिवस अधिनियम को पारित किया है। उन्होंने यह अधिनियम रोशनी के त्योहार के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने और चिन्हित करने के लिए पारित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में जो है दिवाली के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। और ये जो विधेयक है वो किसने पारित किया है? तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला हैं कैरोलिन बी मेलोनी। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसदों की सहमति के साथ इस विधेयक को पारित किया है। अब यहां पर अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका की प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है। और अमेरिका की जो करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 नवंबर को, यानी डी यहां पर करेक्ट होगा। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में इस दिन की घोषणा की थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दिन किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ष युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को ये मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों को शिक्षित करना कि युद्ध और संघर्ष के दौरान जो है पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैश लीज के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद। बिग बैश लीज के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष उन्मुक्त चंद बने। 28 वर्षीय उन्मुक्त चंद ने 2012 में अंडर 19 विश्व कप खिताब में भारत का नेतृत्व किया था। इसके अलावा वह आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का भी नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स और माइनर लीग क्रिकेट का खिताब भी जीता है, जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट, कि बिग बैश लीज के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो उन्मुक्त चंद ये पहले भारतीय बन गए हैं। अब दोस्तों ये जो बिग बैश लीज है ये क्या? तो बिग बैश लीज एक ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर फ्रेंचाइजी 2020 क्रिकेट लीग है, जिसे 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित किया गया था।
तो आपको ध्यान रखना है कि बिग बैश लीज के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो उन्मुक्त चंद ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। याहू ने वेबसाइट एवं कानूनी चुनौतियों के चलते चीन देश में अपनी सभी सेवाएं बंद करने की घोषणा की। याहू ने 1 नवंबर से चीन में अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। इससे पहले बीते माह में माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में लिंक्डइन की सभी सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। लिंक्डइन ने भी चीन में चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण की तर्ज पर अपनी सेवाओं को बंद किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ माह पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी चीन में लिंक्डइन की सभी सेवाएं जो है बंद कर दी थी, और अभी जो है याहू ने भी वेबसाइट एवं कानूनी चुनौतियों के चलते चीन में सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। और याहू ने कब से बंद की है, तो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर से ये सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। और दोस्तों अगर याहू की बात की जाए तो याहू की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1994 में। कब हुई थी? 1994 में याहू की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो सनीवेल, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। याहू का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सनीवेल, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना है वो की किसने थी, यानी इसके फाउंडर कौन थे? तो जेरी यंग और डेविड फिलो याहू के फाउंडर हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। भारत के प्रधानमंत्री, यहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री होगा प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। उन्होंने यह लक्ष्य स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की बैठक में तय किया। इस बैठक में भारत पहला 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लाएगा। दूसरा 2030 तक भारत अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और इन्होंने ये कहां पर तय किया है, तो आपको ध्यान रखना है ग्लासगो में आयोजित कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की बैठक में उन्होंने यह तय किया है। अगला क्वेश्चन है, 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पी इनयान ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनयान ने जीता। वहीं रूस के इंटरनेशनल मास्टर मकारियन रुडिक दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी वीएस राघुल तीसरे स्थान पर रहे और आईएमएस नितिन चौथे स्थान पर रहे। पी इनयान इरोड तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग 2556 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय ने जीता है। और क्या नाम है? तो पी इनयान इनका नाम है और ये तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आपको ध्यान रखना है रूस के इंटरनेशनल मास्टर मकारियन रुडिक, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विवेक देबरॉय। केंद्र सरकार ने विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। वहीं रतन पी वाटल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव बने रहेंगे। सरकार ने 26 सितंबर 2019 से 2 साल की अवधि के लिए EAC-PM का पुनर्गठन किया था। वहीं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्य आसिमा गोयल रहेंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है पुनर्गठन किया गया है और इसमें जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिर से विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके जो सचिव हैं वो कौन बने रहेंगे? तो रतन पी वाटल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव बने रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 7 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उपन्यास द प्रॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है डेमन गलगुट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन।
आत्मनिर्भर भारत की समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, बी है फ्लिपकार्ट, सी है स्नैपडील और डी है मिंत्रा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।